हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 3। ओके, और पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3। अच्छा, इस पेज नंबर 3 पर हमें सबसे पहले पढ़ना है कैपलर लॉ के बारे में। अच्छा, कैपलर लॉ के बारे में, और कैपलर लॉ 3 टाइप्स के हैं। कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर सेकंड लॉ, कैपलर थर्ड लॉ। यहाँ पर एलिप्स के बारे में बताया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कहाँ से आया, न्यूटन को कैसे पता चला कि डिस्टेंस के स्क्वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ओके, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 3, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप घर पर हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप बुक ओपन कर लो, ठीक है, और फिर आप उसको देख के मेरे साथ जो है समझने की कोशिश करो। ओके, डन, ठीक है। कैपलर थर्ड लॉ, प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम। मतलब बहुत पहले से ही एस्ट्रोनॉमर थे, वो प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत पहले से ही। कौन? एस्ट्रोनॉमर्स। बिफोर गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो से पहले ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वेयर मेड विद नेक्ड आई। गैलीलियो से पहले प्लैनेट की जो मोशन थे वो हम आंखों से ही देखते थे। मतलब हमारे पास उस टाइम टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था। ओके, तो हम कैसे देखते थे? नेक्ड आई से, मतलब आंखों पर बिना कुछ लगाए या फिर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम खुले आसमान के नीचे आसमान की तरफ देख करके हम ऑब्जर्व करते थे कि हाँ, यहाँ पे आज प्लैनेट यहाँ है। रात में देखते हो ना, तारे चमकते हैं, तो वैसे ही वो देख देख के पोजीशन के बारे में स्टडी करते थे। ओके, गैलीलियो से पहले, गैलीलियो आए उसके बाद तो पूरा का पूरा जो है जो प्लैनेटरी मोशन है यूनिवर्स को समझना थोड़ा सा आसान हो गया था, ठीक है। तो गैलीलियो, all observation of planets position were made with naked eye. By the 16th century, a lot of data were available about the planetary position and motion. Ancient time से ऑब्जर्व करते करते प्लैनेटरी मोशन को 16th सेंचुरी मतलब 1600 ईस्वी आते आते हमारे पास बहुत सारे डेटा इकट्ठा हो गए थे, है ना। We are collected a lot of data related to the planetary motion. ओके, और उस डेटा को फिर स्टडी करना स्टार्ट किया गया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जॉन कैपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे। ये काम करते थे टाइको ब्राही के लैब में, ठीक है। और ये जो थे, ये टाइको ब्राहे, ये क्या करते थे? प्लैनेटरी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। उसके डेटा को लेके वो ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन से डेटा को लेके? 16th सेंचुरी तक जो भी अभी तक डेटा आ गया था उस डेटा पर स्टडी कर रहे थे। कौन? टाइको ब्राहे। और सडनली इनकी जो है डेथ हो गई, और फिर ये इनके हेल्पर थे। कौन? जॉन कैपलर, ये इनके हेल्पर थे। फिर बाद में इनको अपॉइंट किया गया, और फिर इन्हीं के डेटा को लेकर के वो क्या किए? स्टडी करके डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और फिर प्लैनेट के मोशन को देख के उन्होंने लॉज दिए, ठीक है। कितने लॉज दिए? 3 लॉज दिए, एंड दीज आर नोन एज कैपलर लॉज,
ठीक है। और फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं। He noticed that the motion of planets follows certain law. He states 3 laws describing planetary motion, and these are known as Kepler law, which are given below. ठीक है। और फर्स्ट लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे 3 लॉज हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और लॉज को बोर्ड पे आने से पहले मैं आपको कुछ रीड करके और सुना देता हूँ। प्लैनेट्स के बारे में आप तो जानते ही हो, है ना। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडी व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट और पाथ। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक भारी भरकम बॉडीज होते हैं, है ना, विच रिवॉल्व, जो कि रिवॉल्व मतलब घूमते हैं सन के चारों ओर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, मतलब पाथ में। तो व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट किसको बोलते हैं? ओके, ऑर्बिट पाथ को बोलते हैं। ऑर्बिट मतलब पाथ, किसका पाथ? प्लैनेट का। प्लैनेट किस पाथ से चक्कर काटता है? क्या अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्या अपना पाथ चेंज कर लेता है? नहीं, रोज उसका सेम ही पाथ होता है ना, तो उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। और कोई भी प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो, या फिर वो नेचुरल सैटेलाइट हो या फिर वो मैन मेड हो, वो कभी भी अपने पाथ मतलब ऑर्बिट को चेंज नहीं करता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, आवर सोलर सिस्टम कंटेन्स 8 प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं, है ना, 8 ग्रह हैं। एक 9 भी था ना, 9वां ग्रह भी था ना, जिसको प्लूटो बोल देते हैं, एंड प्लूटो लॉसेस इट्स प्लैनेट स्टेटस। आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप जाके घर पे थिंक करना कि प्लूटो को हमने क्यों बाहर निकाल दिया अपने सोलर सिस्टम से। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। प्लूटो जो था वो 248 सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है सन के? मर्क्यूरी। और सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? प्लूटो, है ना। और प्लूटो को एक चक्कर मारने में 248 इयर्स लग जाते हैं, जबकि मर्क्यूरी को 1 रिवोल्यूशन करने में 88 डेज लगते हैं। यानी मर्क्यूरी अर्थ का सबसे नजदीक प्लैनेट है, जिसको एक चक्कर मारने में 88 दिन लगते हैं, और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट है सन से, जो कि एक चक्कर मारने में 248 साल लगा लेता है। ठीक है, शायद इसीलिए इसको हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है ना। सो Kepler law of planetary motion. Kepler gave these laws which are as follow. ठीक है, फर्स्ट लॉ है all planets revolve around the sun in elliptical orbit with the sun at its one focus. अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तब तक आप उसको रिपीट करते रहो। What is Kepler first law? कौन बताएगा? What is Kepler first law? Kepler first law. Kepler's first law. According to Kepler's first law, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, and sun is at one foci. मतलब मान लो कि ये अर्थ है
और ये क्या है, सन। ठीक है, तो ये जो अर्थ है उसका पाथ कैसा होता है, मतलब ऑर्बिट कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाथ। इसको बोलते हैं पाथ या ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा है इसका, एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल है। ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इसको बोलते हैं क्या, सर्कल। तो सर्कल का एक सेंटर होता है और इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। कम ऑन, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। वैसे ही एक और ज्योमेट्रिकल शेप होता है अंडे की तरह, इसको बोलते हैं क्या, एलिप्स। अच्छा, इसमें रेडियस होता है और फिर इसमें क्या होता है, डायमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही इसमें दो लाइन होती है, ये सबसे बड़ी लाइन होती है जिसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसमें एक छोटी लाइन भी होती है, ठीक है, जो बीच से होकर आती है ना, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। याद कर लो, ठीक है। ये क्या है, एक एलिप्स है। ये मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल शेप है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे एलिप्स के बारे में। ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें ये जो बीच से होकर एक लाइन जाती है, ठीक है, और इसके बाउंड्री को टच करते हुए और इसके सेंटर से जाते हुए, ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। कम ऑन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी लाइन है इसका आधा करने दो, मतलब ये और ये वाला इक्वल है ना, तो यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेम। बस इसमें सेमी ऐड कर दो, क्या नाम हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आ रहा है। अच्छा, वैसे ही ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, आधा है ना, आधा तो नीचे की तरफ है ना, तो जो ये वाला पार्ट है उसका नाम है, कौन गेस करने वाला है, एनीवन, कोई गेस कर रहा है, यस, क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। ये है क्या, एलिप्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये जो है ए है, और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं बी। ए किसको बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को। सेमी मेजर एक्सिस को हम ए बोलते हैं और सेमी माइनर एक्सिस को हम बी बोलते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है, मिटा दो इसको, मेमोराइज हो गया ना। ओके, ठीक है, ये माइंड में आप कभी भी नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख लेना। ओके, ठीक है, अभी हमारे ये माइंड में है। ओके, तो ये अर्थ है और अर्थ ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, और इसके पाथ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये सन है और ये अर्थ है, तो सन के नजदीक है ना अर्थ, है कि नहीं है। ये देखो डिस्टेंस कितना कम है, और फिर जब अर्थ यहां आ जाएगा, ठीक है, अर्थ यहां आएगा, अर्थ जब यहां पर होगा तो बताओ ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना। अच्छा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होता है, जब यहां पर होता है। समझ में आ रहा है ना, ये है सन, और ये जब अर्थ घूमते 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 जब यहां पर आएगा तो बताओ सबसे ज्यादा दूर होगा ना। हाँ, तो इसी टाइम सबसे ज्यादा ठंडी लगती होगी, क्योंकि यहां से यहां पे हीट आने में थोड़ा सा उसका असर तो कम तो हो ही जाएगा ना, विद कंपेयर टू यहाँ। देखो सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे महसूस होगा, फील होगा यहाँ, और सबसे कम हीट यहाँ पर फील होगा। ठीक है, तो इसीलिए सर्दी और गर्मी का मौसम आता है ना। सर्दी लगती है कब, जब
दूर चला आता है, गर्मी लगती है कब, जब नजदीक होता है। ठीक है, तो प्लैनेट जो केपलर फर्स्ट लॉ है, प्लैनेटरी मोशन का जो केपलर फर्स्ट लॉ है, वो क्या था कि सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, ओके, मैं तो बस एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं सन और अर्थ को लेके। वैसे ही आप किसी भी दूसरे प्लैनेट को यहाँ पे रख के वो चीज अप्लाई कर सकते हो। बस क्या चेंज होगा, कौन बताएगा क्या चेंज होगा? सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज होगा। तो हम अभी अर्थ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, एक प्लेनेट के बारे में अगर हम लोग समझ लेंगे तो बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तो कैपलर ने बोला था कि देखो अर्थ जो है वो तो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, अर्थ जो है वो रिवॉल्व तो करती है सन के चारों तरफ। तो कैपलर ने बताया था कि सन जो होता है ना वो किसी एक फोकस पे होता है। अब आप बोलोगे सर फोकस क्या होता है? ठीक है, तो आपको बता दूं, आप लोग ये मिरर तो पढ़े ही होंगे, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना। तो मान लो ये एक सर्कल होता, मिरर भी तो एक सर्कल का टूटा हुआ पार्ट ही होता है ना, कंप्लीट सर्कल होता है ना। और ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जस्ट इसका हाफ, मतलब यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस का हाफ यहां आता है, इसी को बोलते हैं फोकस। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या खासियत होती है कि जब कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था? मिरर का फोकस। ऐसे ही उसी से रिलेटेड यहां ये क्या है? एलिप्स का फोकल। ठीक है, तो एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। कम ऑन, कितने फोकस होते हैं एलिप्स पर? 2 होते हैं। तो इसका नाम दे दिया गया F1, इसका नाम दे दिया गया, एक्चुअली इसका नाम दे दिया F1 और इसका नाम दे देते हैं F2, सॉरी F1 एंड F2। क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो अब बताओ, अर्थ यहाँ है और सन यहाँ है और वो ऐसे चक्कर काट रहा है, तो इसका अगर हम सेपरेट डायग्राम बनाए, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा और सन होगा यहाँ पर और अर्थ होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसका एक दूसरा डायग्राम भी हो सकता है, सन होगा यहाँ पर और अर्थ होगा कहीं इधर, कहीं भी हो सकता है। ये पाथ है ना, तो आप कहीं भी बना देना। ओके, अब मैं यहां बना दिया, आप इधर बना देना। बस एक बात ध्यान रखना कि इसमें कहां है फोकस? F2 पर ना, सन कहां है? F2 पर। अच्छा, कोई बताएगा कि इस डायग्राम में सन कहां है? F1 पर। तो एक ही टाइम में सन 2 जगह नहीं रह सकता ना, एक ही टाइम में सन 2 जगह कैसे हो सकता है? तो बोला गया है कि दोनों में से किसी एक प्लेस पर जरूर होगा सन। ठीक है, किसी एक प्लेस पर जरूर होगा सन। तो अगर F2 पे है तो F1 पे नहीं होगा, और जब F1 पर है तो F2 पर नहीं होगा। ओके, मतलब आप किसी पे भी सन को मान सकते हो। और अर्थ तो सेम ऑर्बिट में रहने वाला है, अगर इस पे रहेगा तो इधर जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो अर्थ टेम्परेचर कम फील करेगा। ठीक है, तो कैपलर ने क्या बोला था कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स। ये क्या है? एलिप्स है। और विद द सन एट वन ऑफ द फोकस, और सन जो होता है वो किसी एक फोकस पर होता है। मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो इसको एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको लिख दूंगा इसका, इस लॉ को। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। कितना आसान है ना, याद हो गया? किसको किसको याद हो गया बताओ?
देखो इसको एक और डेफिनेशन मुझे मिला जो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट इट्स वन फोकस। और सन जो होता है वो किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है, सेम ही है, फोसी को बस फोकस लिख दिया है ना, तो मिटा दो। समझ में आया कि नहीं है? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कैप्लर ने फर्स्ट लॉ यही बताया था, ठीक है, मिटाते मिटाते फिर से आपको रिप्लेस करा देता हूँ। कैप्लर फर्स्ट लॉ क्या है कि सारे प्लैनेट सन को रिवॉल्व करते हैं और सन किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। और सारे प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं? एलिप्टिकल पाथ पर, ठीक है। तो कैप्लर हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लिख दिया, ओके, आप इसको सही से लिख लें, प्रॉब्लम क्या है इसमें। एक्चुअली यही लॉज ही है, ये सारे लॉ ना इनके 1 2 3 इन्हीं के नाम पर है। तो कैप्लर ने लॉ दिया था और जो ये वाला अभी बताया इस लॉ को बोलते हैं कैप्लर फर्स्ट लॉ, और जो ये बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं कैप्लर सेकेंड लॉ, और जो फिर नेक्स्ट आने वाला है उसको बोलते हैं कैप्लर थर्ड लॉ, ठीक है। तो कैप्लर सेकेंड लॉ, ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ के रीड करके सुना देता हूँ कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझ में आया? ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया। और जब नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं? डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो फिर वही स्टोरी, ये क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जब भी प्लैनेट की बात करूंगा तो ऑर्बिट कैसा होता है? एलिप्टिकल ही होता है ना। सोलर सिस्टम में सबसे बीच में कौन सा प्लैनेट होता है? सन होता है, ठीक है। सन क्या है? स्टार है या फिर प्लैनेट है? स्टार है, सबसे बड़ा स्टार है, उससे भी बड़ा स्टार होते हैं ना। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार सन है, ओके। तो सन जो है वो बीच में होता है और कितने प्लैनेट हैं, ओके। तो वो सारे प्लैनेट किस तरह से रिवॉल्व करते हैं? एकदम सर्कल में, ये तो समझ में आ रहा है ना, पता चला कि ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये सन है तो बताओ क्या ये सारे प्लैनेट ऐसे सर्कल में रिवॉल्व करते हैं? जो 8 प्लैनेट हैं वो क्या ऐसे रिवॉल्व करते हैं या फिर देखो ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये फोकस पे है? आपको लग रहा है क्या कि फोकस पे है? अभी तो आपको फर्स्ट में बताया था कि ये तो बीच में लग रहा है ना, नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा साइड में। बीच में रख दोगे फिर तो वो तो कुछ और ही हो गया, ऐसा तो कोई मोशन नहीं होता है प्लैनेट का, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन सन यहाँ होना चाहिए और बाकी ऑर्बिट फिर ऐसे होंगे, बाकी ऐसे होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है? सन। और बाकी प्लैनेट का ऑर्बिट मतलब उनके घूमने का रास्ता, पाथ ऐसा होगा। ये नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये सही है, ओके। तो कैप्लर सेकेंड लॉ, कैप्लर ने बताया था कि मतलब अकॉर्डिंग टू कैप्लर सेकेंड लॉ सन तो वही पे होने वाला है। तो हम लोग एक और किसी फोकस पे हम लोग सन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है सन, 2 फोकस होते हैं ना, इसको थोड़ा कम हाईलाइट कर देते हैं दूसरे फोकस को, और फर्स्ट फोकस को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये सन है। अच्छा, मान लो कि अर्थ यहां था। अगर किसी को अर्थ नहीं लिखना है तो अपना बाकी अपने प्लैनेट को लिख लो, आपके मन में जो भी प्लैनेट आ रहा है तो उसका नाम लिख लो, ठीक है। तो हम एक ही टाइम पे किसी एक ही प्लैनेट के बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सेम रूल अप्लाई होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा बाकी के लिए। तो अर्थ यहाँ पर है और मैंने देखना स्टार्ट किया t = 0, t = 0, दिखाई दे रहा है? t = 0, t = 0 का मतलब क्या होता है? आप फिजिक्स में बार बार देखोगे, जब आप हायर क्लास में चले जाओगे तो t = 0 आप देखोगे। t = 0 का मतलब होता है कि हम टाइम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम टाइम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं जब दौड़ना स्टार्ट किया तो उस टाइम हम अपने स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, है ना। घड़ी है तो घड़ी को हम
ऑन करेंगे, मतलब ऑन तो है, हम उसको काउंट करने स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच को हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हमने ऐसे किया, स्टॉप वॉच को जो है ऑन कर दिया, ऐसे कर दिया, स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट हो गया तो फिर टाइम काउंट स्टार्ट हो गया ना, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो गया। तो थोड़ी दिन बाद, मतलब थोड़ी दिन क्या, 1 महीने बाद मैं देखा तो अर्थ यहाँ पर आया, अर्थ घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गया। कितने टाइम में? t इक्वल टू 1 मंथ, ठीक है। तब अगर इसको मैं आसान लैंग्वेज में लिखे, ये t इक्वल टू हटा दो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? 1 मंथ। यहां से यहां तक आने में 1 महीने लग गए। तो बोल रहा है कि यहां से ना एक लाइन खींच दो और यहां से एक लाइन खींच दो, तो ये जो बीच का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया बन रहा है ना, ये वाला एरिया का नाम दे दो आप क्या? A1, ठीक है। अच्छा अब आप दूसरे दिन देखो, ठीक है। अब दूसरे कुछ दिन बाद आपने देखा कि ठीक है अर्थ यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, मतलब कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आपने देखा कि अर्थ यहाँ पे है, और फिर यहाँ से 1 महीने बाद वो चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक है, चलते चलते यहाँ आ गया। तो जो ये एरिया जो कवर हो रहा है, ठीक है, जो ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, जो ये एरिया कवर हो रहा है, मान लो ये एरिया है A2, लेकिन ये एरिया कितने दिन में कवर हुआ? 1 मंथ, 1 मंथ। मतलब यहां भी अर्थ यहाँ का और यहां से यहाँ आ रहा है, कितने दिन में? 1 मंथ और 30 डे में। और जब हम कुछ दिन बाद देखे, कुछ साल बाद देखे, साल या फिर कुछ मंथ, कुछ महीने बाद देखे, तो फिर यहां से लेके यहां तक आने में 1 महीने लग गए। तो ये एरिया A2 है। अच्छा ये बताओ, ये एरिया बड़ा लग रहा है कि ये एरिया बड़ा लग रहा है? कौन बताएगा? एक्चुअली में ये गलत बना हुआ है ना, मतलब कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इक्वल है। और यही था कैपलर सेकंड लॉ। कितना आसान है, कहने का मतलब कितना आसान है, ठीक है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई भी प्लैनेट सन से जितना एरिया बनाता है वो सेम होता है, ठीक है। फिर से मैं इसको मिटा दिया और फिर मैं फास्ट समझा देता हूँ। ये एलिप्स है, सन मान लो आप इस फोकस पे है, ठीक है। और मैंने जब देखा तो अर्थ यहाँ था और फिर यहाँ आ गया, कितने टाइम में? 10 दिन में। पॉसिबल नहीं है 10 दिन में क्या आप मोशन ऑब्जर्व करोगे, लेकिन समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लॉजिकली मत देखो। तो यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से ये मिला दिया, ये जो बीच का एरिया है वो ग्रीन है, ठीक है। अच्छा अब कुछ दिन बाद देखा तो यहाँ था कौन? अर्थ या जो भी प्लेनेट, मर्क्यूरी या फिर जो भी लेना है लो, और फिर यहाँ देखा तो यहाँ 10 दिन में फिर यहाँ आ गया ये। तो फिर यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ पे ये मिला दिया, तो रेड वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया दोनों क्या है? इक्वल है। समझ आ गया? अब आप बुक रीड करोगे तो समझ आएगा। देखो ये बुक में ये 3 बार ऑब्जर्व किया गया है ना, आप और भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आप किसी दूसरे टाइम पे आप देख रहे हो तो वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर ये मिला दो, तो जो ये एरिया है वो भी इक्वल ही होगा सब, ये भी ये तीनों इक्वल होंगे। फिर कोई इधर बना दिया, तब कहने का मतलब कि लॉ क्या है? लॉ ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर होता है ना, सन से लाइन ज्वाइनिंग, वो इक्वल होता है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब ये जो एरिया जो स्वीप करता है, स्वीप मतलब होता है ना स्वीपना,
जो एरिया जो ये घसीटता है जो उसको क्या बोलते हैं, वो दोनों और तीनों इक्वल है यहाँ पर, और वो तीनों क्या मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जितना एरिया स्विप होगा वो सब इक्वल होता है। ये हमारा कैपलर सेकंड लॉ, ठीक है। और एक मिनट, अब हम कैपलर थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बता दूं, बता दूं, और यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देता हूँ, हम लोग तो स्मार्ट है। कैपलर थर्ड लॉ, ठीक है। लास्ट तीसरा नियम, कैपलर का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ कैपलर रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। फिर से बुक का सहारा लेते हैं। कैपलर थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब क्या हुआ, फिर वही स्टोरी। ये क्या है, पाथ, किसका पाथ, प्लैनेट का। कौन से प्लैनेट का, आठों में से कोई उठा लो, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सन कहाँ है, इस इलेक्ट्रिकल पाथ का ये क्या है, एक फोकस है, दूसरा फोकस इधर है, तो एक फोकस पर है, कौन है, सन है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है अर्थ। यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अच्छा मान लो जिसको यहाँ से घूम के और यहाँ तक आने में टाइम लगता है t, ठीक है। आपको पता है कितना टाइम लगता है t, ये आपका होमवर्क है, घर पे जाकर सोचो। ये अर्थ है, तो ये अर्थ है, तो इसको एक चक्कर मारने में जो टाइम लगता है वो कितना। अच्छा ये जब मर्क्यूरी है तो कितना टाइम में ये एक चक्कर मारता है, अभी तो बताया था 88 डेज, 88 दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है। कौन, बुध ग्रह। अच्छा प्लूटो जिसको हम लोग अपने सोलर सिस्टम से निकाल दिए, वो एक चक्कर कितने दिन में मारता है, दिन में, साल में कितने, 248, 248 साल लग जाते हैं उसको एक चक्कर मारने में। और जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो 88 दिन में चक्कर मार लेता है। अच्छा ये पृथ्वी, अर्थ जो है वो कितने दिन में चक्कर मार लेती है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा एक चक्कर मारने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड। किस चीज का टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक चक्कर, रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर मारने में लगा हुआ समय, एक चक्कर मारने में लगा हुआ टाइम। एक चक्कर मारने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे है ना, पेंडुलम पढ़ोगे, तो वहाँ पे टाइम पीरियड आता है ना बार बार। ओके, तो टाइम पीरियड में आज आपको समझा दिया, ठीक है। लाइफ में कहीं भी ये वर्ड आए टाइम पीरियड तो समझ जाना कि एक चक्कर मारने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो थर्ड लॉ में क्या बोला गया था कि जो टाइम पीरियड होता है ना, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसका अगर आप स्क्वायर कर दो तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये प्लैनेट है और ये सन है, तो इसका मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का मतलब, अब ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, कम है ना। अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, फिर यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया ना,
फिर यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एक एवरेज निकालने की जरूरत है ना, एक मीन निकालने की जरूरत है ना। कौन सा डिस्टेंस लोगे, तो उसी को बोलते हैं क्या, मीन डिस्टेंस। ओके, तो वो मीन डिस्टेंस के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू, अगर मान लो मीन डिस्टेंस आर है तो आर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो अगर टी स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल के साइन हटता है तो इक्वल टू, और फिर एक कांस्टेंट आता है और फिर ये आर क्यूब। अच्छा, अब के की वैल्यू मत पूछना मेरे से, बुक देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बुक में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर 11th क्लास में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में है ना, आप भाग नहीं सकते हो, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। आईटी और नीट की तरफ तैयारी करने जाओगे तो टेंशन नहीं है। ओके, अभी आप समझ लो कि एक कांस्टेंट होता है, और फिर तो यानी कि जो इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शन होता है किसके, डिस्टेंस के थर्ड पावर पे, डिस्टेंस के थर्ड पावर पे। एक था हमारा केपलर थर्ड लॉ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर से समझाऊं, ठीक है। मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कौन, कोई भी प्लैनेट, तो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वन रिवॉल्यूशन का, जिसको मैंने बोला है टी, तो अगर उस टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दो, मानो टाइम पीरियड लग रहा है इसको 5 दिन, तो उसका स्क्वायर कर दो यानी 25। 5 दिन तो होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पीरियड का हम स्क्वायर कर दिए तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसके मीन डिस्टेंस के, इसके मीन डिस्टेंस के, ठीक है। और यही है हमारा कैपिटल थर्ड लॉ, ठीक है। समझ में आ गया? और फिर मैं, अच्छा इसको ना, इसको दूसरी तरफ से ही समझा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। मतलब इसी लॉ को हम दूसरी तरह से बताता हूँ। तो फिर वही सन यहाँ पे किसी एक फोकस पे, चलो इस बार हम थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है। ये वाला फोकस नाराज हो जाएगा कि बार बार मुझे इधर ही रख रहा है सन को, तो ठीक है, ये है, और मान लो ये अर्थ और ये सन। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? अब तो बता दो, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। 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 अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। तो ये वाला हाफ वाले पार्ट को मैंने बताया था ना, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं ना, नाम क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है उसको, उसका नाम क्या है, बी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, सेमी। सेमी मतलब आधा होता है ना, किसका आधा, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, बड़ा एक्सिस है ना, तो इसका आधा तो सेमी, और ये क्या है, माइनर छोटा एक्सिस है, तो इसके सेमी माइनर एक्सिस हो गए। तो कैपलर ने बोला था जो इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर है, रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके सेमी मेजर एक्सिस के, इसके सेमी मेजर एक्सिस के, यानी ये क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पावर, ठीक है। कैपलर ने क्या लॉ दिया था कि जो है इसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है इस एलिप्टिकल, ठीक है, पाथ के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कैपलर लॉ। पढ़ के सुना देता हूँ। कैपलर obtained this law simply from the study of position of planets obtained by regular observation। अच्छा, ये जो भी मैंने लॉ बताया वो एक्सपेरिमेंटली
नहीं था है ना, किसी लैब में या फिर देख करके नहीं था, रेगुलर ऑब्जर्वेशन थे, मतलब ये कई सालों तक इन्होंने ऑब्जर्व किया था, देख देख के और फिर इन्होंने बताया क्या ऑब्जर्वेशन किया। He had no explanation as to why planets obey this law. अच्छा, इस चीज को वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो आसमान में देखते थे और सोचते थे, नोट करते थे कि अरे इतने दिन में इतना दूर गया, इतने दिन में इतना दूर गया, ठीक है। और कैसे देखते थे, अब आप ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा सा बिना नॉलेज की बुक पढ़ो कि पहले के लोग टाइम कैसे देखते थे, और ये एक जाओगे किसी म्यूजियम में या फिर किसी साइंस पार्क में तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो he had no explanation as to why planets obey this law. इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये जो प्लैनेट्स है क्यों इस लॉ को फॉलो करते हैं, क्यों फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं, क्यों सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, क्यों थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। We will see below how this law helped Newton in the formation of this theory of gravitation. लेकिन कैपलर नहीं समझा पाए थे ये लॉ को, ठीक है, कि ये क्यों होता है, लेकिन न्यूटन ने समझाया था इस लॉ को। और इसी लॉ को देख के, मतलब कैपलर के थर्ड लॉ को देख करके उन्होंने एक वो दिया था, क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद आ रहा है कुछ? ग्रेविटेशन का जो लॉ था ना, तो उन्होंने किसने दिया था? न्यूटन ने। यही से वो आइडिया लिए थे। समझ आ रहा है? ये केपलर जब नहीं समझा पाए थे तो उन्होंने इस लॉ इस डेटा को देखा और फिर इस डेटा को वो समझ गए, ठीक है, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये ऐसा था, ठीक है, तो फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप जानते हो ना, उन्होंने बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, और फिर क्या बोला था उन्होंने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो आया था ना, वो यहीं से आइडिया मिला था उनको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे कि इससे हम लोग डिराइव करेंगे ये, मतलब कैपलर लॉ से हम डिराइव करते करते हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ से डिराइव करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अभी के लिए क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।